ओके गाइस, कल तक के लेक्चर परसों के लेक्चर में हमने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था 5 सोर्सेस ऑफ कैपिटल। मैंने आपको सिखाया बच्चों, 5 सोर्सेस ऑफ कैपिटल आर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एंड द लास्ट वन इज बैंक लोन। there are 5 sources of finance there are 5 sources of finance, जिसमें है 5 sources में है पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, चौथा डिपॉजिट्स एंड द लास्ट वन इज बैंक लोन। बैंक लोन में भी 3 सब टाइप्स है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। उसके बाद हमने देखा था ओन कैपिटल, ओन सोर्स ऑफ कैपिटल, इंटरनल कैपिटल। ओके, ओन कैपिटल, इंटरनल कैपिटल मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओन सोर्स ऑफ कैपिटल कंपनी का, ओन कैपिटल कंपनी का, इंटरनल कैपिटल बोले तो सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स जिसके ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं, जिसके ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं। देन बाकी 3 सोर्सेज ऑफ कैपिटल दैट इज डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड बैंक लोन। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड बैंक लोन, इन तीनों के ऊपर हम बेटा इंटरेस्ट पे करते हैं। आया समझ में? डिविडेंड हम पे करते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस पे, और ब्याज इंटरेस्ट हम पे करते हैं हमारे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड बैंक लोन्स पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ कैपिटल। ये हो गया हमारा सेकेंडरी और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल। सेकेंडरी और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल बोले तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एंड द लास्ट वन इज बैंक लोन, और ये हमारा ओन एंड इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल। यहां तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर हमने देखा था कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत क्यों होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार। फिक्स्ड कैपिटल की क्या जरूरत आन पड़ती है, क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है फिक्स्ड कैपिटल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Exactly, Prajakta. Exactly, Aksa. Fixed capital is used for buying fixed assets. Fixed capital is used, fixed capital is needed for an organization so that to buy fixed assets. Fixed capital is necessary, fixed capital is needed to buy fixed assets. Fixed capital is needed to buy fixed assets. ओके, और फिक्स कैपिटल में कौन से आते हैं एसेट्स, सॉरी कौन से आती है, कहाँ से फिक्स्ड कैपिटल आता है बच्चों आपको, कहाँ किस किस सोर्स से फिक्स्ड कैपिटल आपको मिलता है। ऐसा कौन सा सोर्स होता है जिसको इस्तेमाल करके हमको फिक्स्ड कैपिटल मिलता है, ये बताओ मुझे। What is that source of finance? 5 sources of finance में आपको पढ़ा चुकी हूँ। 5 sources of finance में से ऐसे कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस हम इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए, फिक्स्ड कैपिटल को। ओके, फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए ऐसे कौन से सोर्सेस हम इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के, बताओ मुझे। क्या इशू करेंगे हम, कौन सी सिक्योरिटीज इशू करेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल के नाम पे, कौन सी सिक्योरिटीज हम इशू करते हैं, कौन सी सिक्योरिटीज हम इशू करते हैं सो दैट हम खरीद सके लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज, ऐसी कौन सी कंपनी की सिक्योरिटीज हम इशू करते हैं जिस सिक्योरिटीज को इशू करके मार्केट में हम लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा खरीद सके। Exactly, equity and preference. Exactly, equity and preference. Most of, and sometimes debentures. आया समझ में? इक्विटी एंड प्रेफरेंस आर द परमानेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। आया समझ में? इक्विटी एंड प्रेफरेंस आर द परमानेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बेसिकली इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स कभी कभी रिडीमेबल भी होते हैं। आया समझ में? प्रेफरेंस शेयर्स कभी कभी रिडीमेबल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेंस प्लस इक्विटी को हम अपना बेस कैपिटल मानते हैं, फिक्स कैपिटल मानते हैं, और उससे पैसा इकट्ठा करके हम खरीदते बेटा जमीन,
बनाते हैं इमारत, खरीदते हैं मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। आया समझ में? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज यूटिलाइज्ड, equity and preference share capital is utilized for purchasing fixed assets. Equity and preference share capital, equity and preference share capital is utilized for purchasing the fixed assets, that is why it is called as a fixed capital. आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके अब हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का एक छोटू सा फंडा मैंने आपको बताया था, प्लीज टेल मी दैट। फिक्स बोले तो जो फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए मैं इकट्ठा करता हूं, और वर्किंग कैपिटल किस बात के लिए मैं इकट्ठा करता हूं, बताओ मुझे। वर्किंग कैपिटल मैं कहां से इकट्ठा करता हूं, किस चीज के लिए इकट्ठा करता हूं, ये बताओ मुझे। Exactly. Working capital is used for the production of goods. Exactly Prajakta, exactly Aksa, exactly Prajakta, exactly अक्सा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर ओके ये जो फिक्स कैपिटल वाली लाइन है ना, यहाँ पर आओ, यहाँ पर फिक्स कैपिटल इज नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसके ऊपर ध्यान दो। इट इज नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दिख रहा है बच्चों? ये वाली चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट यूज्ड, फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ऐसा कौन सा कैपिटल है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो कैपिटल है बेटा आपका वर्किंग कैपिटल, WC। आपका वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपका वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपका वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल करती है फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतना क्लियर है? अरे क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो काम के लिए जो कैपिटल मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपने प्रोसेसिंग, अपने प्रोसेस के लिए जो भी मैं कैपिटल इस्तेमाल करता हूँ, जिस पैसे का इस्तेमाल, जिस लिए हुए कर्जे का इस्तेमाल, जो बोरो किए हुए फंड्स का इस्तेमाल मैं रोजमर्रा के काम के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करता हूँ, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, there is no universally accepted definition of working capital. Various financial experts use this term in different ways. भाई वर्किंग कैपिटल की ऐसी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। आया समझ में? वर्किंग कैपिटल की ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जो हमें टर्म समझाई है अलग अलग वेज में, हम उसी को फाइनल मान के चल रहे हैं। सम एक्सप्लेन इट इज अ नैरो, some explain it is a narrow sense, it in a narrow sense, narrow sense मतलब छोटा सेंस, ओके क्या कहते हैं उसको, ये होता है वाइड, ये होता है नैरो, छोटा, ओके। some explain it in a narrow sense, some explain it in a narrow sense, while some in a wide sense. In narrow sense it is the difference between current assets and current liabilities. वर्किंग कैपिटल क्या है? तो वर्किंग कैपिटल है डिफरेंस बिटवीन, वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज।
current assets and current liabilities. What is working capital? Working capital is the difference between working capital is the difference between current assets and current liabilities. current assets और current liabilities के बीच का फर्क मतलब बोले तो working capital. current assets minus current liabilities, current assets CA, that is current assets, okay, minus CL, current liabilities, is equals to working capital, is equals to working capital. current assets minus current liabilities is equals to working capital. ये इक्वेशन लिख लो, मेरा तो भी आड़ा टेढ़ा हुआ है, आप अच्छे से लिखना. You guys write it properly. Current assets minus current liabilities is equals to working capital. Current assets minus current liabilities is equals to working capital. आप लोग अच्छे से लिख लो आपके नोट्स पर. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो भैया हमारी करंट असेट्स क्या होनी चाहिए? ज्यादा, और हमारी करंट लायबिलिटीज क्या होनी चाहिए? कम. द एक्सेस जस्टिनबर्ग के हिसाब से, जस्टिनबर्ग हैज गिवन डेफिनेशन. जस्टिनबर्ग उसका डेफिनेशन जस्टिनबर्ग है. ओके, जस्टिनबर्ग डिफाइंस इट एज फॉलोज. द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज ये होनी चाहिए, करंट असेट्स ये होना चाहिए. इस दोनों के बीच में का फर्क, ये है हमारे करंट लाइबिलिटीज. ओके, ये है एल, ये है ए, ये है एल, ये है ए. ओके, ए बड़ा होना चाहिए एल से, असेट्स ज्यादा होने चाहिए लाइबिलिटीज से, और इन दोनों के बीच में का जो गैप है वो है हमारा वर्किंग कैपिटल. द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स, द एक्सेस ऑफ current assets over current liabilities, that difference is called as working capital. The current asset minus current liabilities approach refers to net working. Jastrenburg does not call it as a working capital. He prefers to call it as a circulating capital. In broad sense, the term working capital is defined as follows. तो भैया ये जो जस्टिनबर्ग की डेफिनेशन है ना, ये नैरो व्यू वाली है. आया समझ में? ये जो जस्टिनबर्ग की डेफिनेशन है ये नैरो सेंस वाली है. ये जो जस्टिनबर्ग की डेफिनेशन है ये नैरो सेंस वाली है, नैरो सेंस. ओके, और नीचे जो डेफिनेशंस दी हुई है ये ब्रॉड सेंस वाली है, उच्च विचार. ठीक है, इसने अपना स्कोप जो है ना जस्टिनबर्ग ने उसको छोटा कर दिया. जस्टिनबर्ग ने वर्किंग कैपिटल को लेकर, जस्टिनबर्ग ने वर्किंग कैपिटल को लेकर अपनी जो सोच है, अपना जो व्यू है उसको नैरो कर दिया, उसको छोटा कर दिया. उसने सिंपली बोल दिया भाई करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल. उसने बाकी किसी भी फैक्टर का ध्यान नहीं दिया, उसने सिंपली नैरो सेंस में इतना ही बोल दिया सी आई माइनस सी एल इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल. लेकिन ब्रॉड सेंस में वर्किंग कैपिटल क्या है ये हम अगली डेफिनेशंस में देखेंगे. डेफिनेशन मीट बेकर एंड मैलेट, वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट्स. ये जो मीट बेकर एंड मैलेट है इन्होंने मिलकर डेफिनेशन बना दी कि वर्किंग कैपिटल बोले तो क्या, वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट असेट्स. व्हाट आर द करंट असेट्स एंड व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज? बच्चों करंट असेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, जरा एक बार मुझे सुना दो कमेंट सेक्शन में, मुझे बता दो. India wants to know what comes under the current assets and what comes under the current liabilities. Yes, exactly, Aksa, exactly, Khushi. You are right, beta ji.
नहीं पूजा, वो होता है फिक्स्ड असेट्स, वो होता है फिक्स्ड असेट्स, दे आर नॉट द करंट असेट्स। वेरी गुड ज्ञानेश्वरी, यू आर ऑसम। वेरी गुड वैशाली, यू आर ऑसम। वेरी गुड अक्सा, वेरी गुड वैशाली, वेरी गुड ज्ञानेश्वरी। लिखो कहीं पर, अरे दीवानो लिखो कहीं पर, करंट असेट्स इज इक्वल्स टू, लिखो कहीं पर जिस जिसको करंट असेट्स क्या होता है, जिस जिसको करंट लायबिलिटीज क्या होती है ये नहीं पता, उसने अपने अपने नोटबुक्स में लिखना है। करंट असेट्स बोले तो क्या, करंट असेट्स बोले तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। लिखो लिखो, करंट असेट्स इज इक्वल्स टू, करंट असेट्स में क्या क्या आता है, करंट असेट्स में कौन सी चीजें आती है, करंट असेट्स में कौन सी चीजें आती है, तो पहला आता है भैया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सबसे लिक्विड क्या है, कैश। दूसरा क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल, आने वाला पैसा, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, लिखा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, तीसरा बिल्स रिसीवेबल, चौथा डेटर्स, पांचवा क्लोजिंग स्टॉक, पांचवा क्लोजिंग स्टॉक, पांचवा क्लोजिंग स्टॉक, और सबसे आखिर में द लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, द लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, द लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 6 चीजें आती है करंट असेट्स में, टोटल 6 चीजें आती है करंट असेट्स में, टोटल 6 चीजें आती है करंट असेट्स में। पहला कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक, तीसरा बिल्स रिसीवेबल, चौथा सन्ड्री डेटर्स, पांचवा क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहला पहला कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक, तीसरा बिल्स रिसीवेबल, चौथा सन्ड्री डेटर्स, पांचवा क्लोजिंग स्टॉक एंड द लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये छह की छह चीजें एक साथ जहां पर आती है उसको करंट असेट्स बोला जाता है, उसको करंट असेट्स, इस सबका टोटल को करंट असेट्स बोलते हैं। सो व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज, व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज, यस एग्जैक्टली ज्ञानेश्वरी, एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली ज्ञानेश्वरी, एग्जैक्टली। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, करंट लायबिलिटीज में भी पॉइंट्स लिख दो। पहला क्रेडिटर्स, जिसको हमको तातड़ी में पे करना पड़ता है, पहला है क्रेडिटर्स, जिससे उधारी में गुड्स लिए वो क्रेडिटर्स। दूसरा बिल्स पेएबल, तीसरा बैंक लोन, बैंक लोन में कौन से लोन, ओवरड्राफ्ट, सीसीओडी, ओके। चौथा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहला क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेएबल, पहला क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेएबल, तीसरा बैंक लोन, तीसरा बैंक लोन, उसमें सीसीडी आ जाता है, ठीक है। चौथा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चौथा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चौथा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड वैशाली, वेरी गुड वैशाली। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में आपके जानकारी के लिए ये 4 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, पहला क्रेडिटर्स, सबसे पहले किसको पे करना पड़ता है, जिससे हमने गुड्स उधारी में लिए हैं, जिससे हमने गुड्स उधारी में लिए हैं वो क्रेडिटर्स। सन्ड्री लायबिलिटीज में पहला पॉइंट क्रेडिटर्स, दूसरा पॉइंट बिल्स पेएबल, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट
यस, तीसरा पॉइंट सीसीओडी। सीसीओडी, सीसी बोले तो कैश क्रेडिट, सीसी बोले तो कैश क्रेडिट, सीसी बोले तो कैश क्रेडिट एंड ओडी बोले तो ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, पहला क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेएबल, तीसरा सीसीओडी दैट इज कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन ही होता है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दोनों ही बैंक लोन्स है। पहला क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेएबल, तीसरा सीसीओडी एंड द लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये चार ही चीजें आती है। आया बाद में सीसीओडी को मैंने जोड़ के बोला है, कोई अगर अलग अलग बोलेगा तो 5 हो जाएगी। आया समझ में, लेकिन सीसीओडी को मैं एक साथ बोलती हूँ, एक साथ गिनती हूँ, इसलिए मेरी चार ही चीजें आई। पहला क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेएबल, तीसरा सीसीओडी एंड द लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खत्म। तो उसमें 6 और इसमें 4। आया समझ में। हमारे करंट असेट्स में पूरी 6 चीजें, हमारी करंट असेट्स में पूरी 6 चीजें और हमारी करंट लायबिलिटीज में पूरी 4 चीजें याद रहनी चाहिए। आया समझ में। सीसीओडी बोले वही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होते हैं बेटा प्राजक्ता। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट यही हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स है। क्लियर है बच्चों। करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में कौन सी 6 चीजें, करंट असेट्स में कौन सी 6 चीजें? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये 6 चीजें करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज में 4 चीजें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, सीसीओडी एंड द लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खत्म। ओके, वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स अकॉर्डिंग टू मीट, बेकर एंड मैलेट, वेस्टर्न एंड ब्रिंघम के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू अ फर्म्स इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट टर्म असेट्स, कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, account receivable and inventories. Working capital refers to the firm's investment in short term. Working capital बोले तो फर्म ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो शॉर्ट टर्म असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर कर रखी होगी उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एंड ब्रिघम, वर्किंग कैपिटल बोले तो वो कैपिटल जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी शॉर्ट टर्म असेट्स में, जैसे कि कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंटरीज। अकाउंट रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल। आया समझ में। अकाउंट रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपको लोगों ने दिए हुए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो लोगों ने साइन करके आपको दिए हुए हैं, जो आपके असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोले तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लिखो वहां पे। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोले तो मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मेरी हैंडराइटिंग खराब है, आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लो। ओके, कैश पहला, दूसरा शॉर्ट टर्म या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तीसरा बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल बोले तो बिल्स रिसीवेबल, एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 और ये 4 चीजें हैं। वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म रेफर्स टू अ फर्म्स इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल बोले तो वो इन्वेस्टमेंट जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती है इनटू द शॉर्ट टर्म असेट्स। वर्किंग कैपिटल बोले तो वो इन्वेस्टमेंट जो कि एक फर्म करती है इनटू द शॉर्ट टर्म असेट्स, जैसे कि कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल एंड इन्वेंटरीज, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ऊपर वाले ने सीधा बोल दिया वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट्स, एंड नीचे वाले ने, वेस्टर्न एंड ब्रिघम ने बोला वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू अ फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म असेट्स जस्ट लाइक कैश, marketable securities, bills receivable and inventories. This approach has broader application. It takes into consideration all current resources of the company. It refers to as gross working capital. It refers to as gross working capital. ये जो approach है, ये जो मेट, बेकर एंड मैलेट, बेकर एंड मैलेट और वेस्टर्न एंड ब्रिघम का अप्रोच दोनों मिलाकर, ये दोनों नीचे वाली जो डेफिनेशंस है ना, इनका अप्रोच ब्रॉड है। नीचे वाली डेफिनेशंस जो है उनका अप्रोच ब्रॉड है, और ऊपर वाली ये जो इक्विटी एक डेफिनेशन है ना जस्टनबर्ग की, उसका अप्रोच नैरो है, छोटा है।
उसका अप्रोच, जस्टिनबर्ग का अप्रोच छोटा है, नैरो है, और भैया नीचे मेट बेकर एंड मैलट, वेस्टन एंड ब्रिगम का अप्रोच काफी ज्यादा वाइड है। आगे बढ़ता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी जो अफेक्ट करते हैं, जो परिणाम करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पर। हमको वर्किंग कैपिटल क्यों लगता है रे, हमको वर्किंग कैपिटल क्यों लगता है, एक बार वापस से बता दो, व्हाई वी नीड वर्किंग कैपिटल, व्हाई वी नीड वर्किंग कैपिटल। क्यों हमें वर्किंग कैपिटल लगता है, क्यों हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है? यस, फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन। आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो, बाजू में लिखो, फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो, मेरी हैंडराइटिंग खराब आ रही है इसके ऊपर। फॉर प्रोडक्शन, फॉर रेगुलर, फॉर नहीं, फॉर रेगुलर, फॉर रेगुलर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेगुलर हमको हमारे गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन बनाए रखना है, करते रहना है, लगातार करते रहना है, इसलिए हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आया समझ में? फॉर रेगुलर प्रोडक्शन, क्यों हमको रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, क्यों हमारे लिए, क्यों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्किंग कैपिटल इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें जरूरत है वर्किंग कैपिटल की हमारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलर बनाए रखने के लिए। हमारा फॉर रेगुलर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर रेगुलर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिखो वहां पे, मेरी हैंडराइटिंग गिचमिड हो गई, आप अच्छे से लिखो। लिखा? वो एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बाजू में ही आपको लिखना है फॉर रेगुलर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई वी नीड वर्किंग कैपिटल, why we need working capital, लिखो why we need working capital और उसके नीचे लिखो for regular प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें क्यों जरूरत है वर्किंग कैपिटल की? ताकि हम रेगुलर कर सके प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खत्म। आया समझ में? लिखा? हैव यू गाइस रोट इट डाउन? For regular production or manufacturing of goods and services, for regular production or manufacturing of goods and services. Why we need working capital? Why we need working capital for regular production or manufacturing of goods and services? ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जो परिणाम करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। पहला है nature of business. The working capital requirements are highly influenced by the nature of business. Working capital की जरूरत पूरी की पूरी डिपेंड करती है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग फर्म्स एंड बिग रिटेल स्टोर्स नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज दे हैव टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना बच्चों, जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा, जितना बड़ा आपका इंडस्ट्रियल यूनिट होगा, जितना बड़ा आपका सेल्स वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होगा, जितना ज्यादा आपको स्टॉक मेंटेन, क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन
मेंटेन करना पड़ता होगा, उसके लिए हमको सबसे पहले जरूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल की। ओके, क्योंकि हम प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते बिना वर्किंग कैपिटल के। तो अगर हमको प्रोडक्शन करना है, स्टॉक मेंटेन करना है, सर्कुलेशन मेंटेन करना है इनटू द मार्केट, तो हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो जितना बड़ा बिजनेस, ओके, द बिगर द बिजनेस इज, ओके, so the bigger the business is, more the requirement of working capital। पहला nature of business, दूसरा size of business, the size of business also affects the requirement of working capital। a firm with large scale of operation, वो firm जो बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करती है, वो फर्म जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है, उसको सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। अगर आपका बिजनेस, देखो नेचर ऑफ बिजनेस बोले तो मेरा एक छोटू सा यूनिट है, ओके, उस छोटे से यूनिट में मैं 1000 किलो चिवड़ा बनाती हूँ। अकोला लेवल पर मेरा छोटा सा चिवड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अकोला लेवल पर मेरा एक छोटू सा चिवड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके अंदर मैं एक महीने में 1000 किलो चिवड़ा बनाती हूँ और 1000 किलो चिवड़ा अकोला में सर्कुलेट कर कर बेचती हूँ। तो मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी होगी? कम। तो मेरा यूनिट बहुत छोटू सा है, मैं अकोला लेवल पर ही ऑपरेट करती हूँ। और क्या मैं कॉम्पीट कर सकती हूँ बालाजी से? बालाजी का चिवड़ा खाया होगा ना आपने, बालाजी के वेफर्स, बालाजी का चिवड़ा। एक खाया है, नहीं खाया है? बालाजी, बालाजी इज माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड यार। ऐसे मत बोलो, उसके सिंपली सॉल्टेड चिप्स मुझे बहुत भाते। ओके, आप दुकान में जाओगे, किसी भी किराना दुकान में जाओगे ना बच्चों, तो आपको लोकल चिवड़ा भी मिलता है, ओके, जो हमारे सिटी में मैन्युफैक्चर होता है वो चिवड़ा भी मिलता है, और ब्रांडेड चिवड़ा भी मिलता है, लाइक बालाजी, लाइक गोपाल। ओके, बालाजी इज ऑल्सो चिवड़ा मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, एंड गोपाल, गोपाल का भी चिवड़ा खाया होगा आपने कभी, खाया है कि नहीं खाया है? गोपाल इज ऑल्सो अ ब्रांड जो मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, गोपाल का नाम सुना है? बालाजी का कॉम्पिटिटर है बेटा गोपाल। ये लोग भी नमकीन बनाते हैं, ये लोग भी नमकीन, भुजिया सब बनाते हैं। यू गाइस नो दिस? ओके, तो ये एक लोकल यूनिट है, छोटू सा यूनिट है मेरा, जिसके अंदर मैं 1000 किलो चिवड़ा हर महीने बनाती हूँ, 1000 किलो चिवड़ा बेच देती हूँ। ठीक है, ओके। और मेरे कंपटीशन में खड़े बेटा बालाजी और गोपाल। तो बालाजी और गोपाल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ये बताओ। किसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बालाजी गोपाल की या मेरी? यस, बालाजी तो गोपाल से भी बड़ा ब्रांड है यार, गोपाल तो भी अभी रिसेंट में आया। बालाजी सो मच फेमस ब्रांड। बालाजी की कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा, देखो मैं पैसे नहीं ले रही, ओके, बालाजी ब्रांड से, लेकिन कुछ चीजें मुझे ना बहुत पसंद है बालाजी की, उसकी शिंग भुजिया बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, शिंग भुजिया इज डो डो ऑफ बालाजी। ओके, बालाजी इज फ्रॉम गुजरात। बालाजी जो ब्रांड है ना, जिसके नमकीन हम बहुत पसंद से खाते हैं, इट इज अ ब्रांड फ्रॉम गुजरात, ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात। ओके, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोकल छोटू सा बिजनेस। ओके, साइज ऑफ बिजनेस, देन
वॉल्यूम ऑफ सेल. This is the most important factor affecting the size of working capital. The volume of sale and the size of working capital are directly related with each other. If volume of sales increases, there is an increase in the amount of working capital. अब मैं बेटा शिफ्ट कर रही हूँ. अब तक मैं 1000 किलो चिवड़ा बना रही थी. अब भैया 10 साल हो गए, मैं 10,000 किलो चिवड़ा, ओके, पहले मैं 1000 किलो चिवड़ा एक महीने में बनाती थी. अब मैं 1000 किलो चिवड़ा एक दिन में बनाती हूँ. अब भाई मेरे भी दिन पलट गए, मेरे दिन आ गए. देयर आर द गोल्डन डेज इन माई लाइफ. ओके, मेरे दिन का मेरा टाइम आ गया. ओके, अपना टाइम आएगा उस तरीके से मेरा टाइम आ गया. पहले मैं 1000 किलो चिवड़ा एक महीने में बनाती थी. पहले मैं 1000 किलो चिवड़ा एक महीने में बनाती थी. अब 1000 किलो चिवड़ा मेरा एक दिन में बन जाता है, एक दिन में खप जाता है बेटा. लोग इतना पसंद करते हैं मेरा चिवड़ा कि भाई गांव को भी कोई जा रहा ना तो भाई मेहमान को पैक करके मेरा चिवड़ा दे रहे हैं वो लोग. आया समझ में? इतना मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ चुका है. तो भैया मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ा मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी, बरोबर. जितना ज्यादा मैं बनाऊंगा उतने ज्यादा पैसे की मुझे जरूरत पड़ेगी. मोर द प्रोडक्शन इज मोर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. याद रखो, ये इक्वेशन कहीं पर लिख लेना. आया समझ में? ये जो इक्वेशन में बातों बातों में आपको बता रही हूं ना, जितना आपका सेल्स बढ़ेगा, जितना आपका सेल्स बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. जितना ज्यादा आपका सेल्स बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी. क्योंकि बेटा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा. बिना पैसे के प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं. जब इतने बड़े पैमाने पे मुझे अगर सेल्स करना है तो उतना ही ज्यादा पैसा मुझे लगेगा. आया समझ में? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, पैरेलल रिलेशनशिप. मोर द वॉल्यूम ऑफ सेल इज मोर द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. आगे बढ़ेंगे. जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसे की उसको ऑपरेट करने के लिए. जितना ज्यादा सेल्स वॉल्यूम आपका, जितना भर भर के आपको बनाना पड़ता है, बेचना पड़ता है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, तो इन तीनों चीजों के लिए आपको चाहिए पैसा, जिसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल. जिसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल. फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग The process of converting raw material into finished goods is called as production cycle. वो प्रोसेस जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलते हैं, उसको प्रोडक्शन साइकिल कहा जाता है. इफ द प्रोडक्शन साइकिल पीरियड इज लॉन्गर, द फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट, इट रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल. अगर भैया आपने कभी वाइन देखी है? वाइन, WINE, वाइन. कभी वाइन यार्ड गए हो आप लोग? Have you guys ever seen wine or vineyard in your life? Sula, like. ओके, तो बेटा ये जो वाइन होती है ना, ये जो दारू होती है, दारू बनने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, फर्मेंटेशन होने देना पड़ता है. आया समझ में? वो जो वाइन में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है ना, उसको सड़ा सड़ा के दारू बनती है. एक दिन में दारू नहीं बनती. आया समझ में? इट रिक्वायर्स ईयर्स एंड ईयर्स. और जितनी ज्यादा देर रखी हुई दारू होगी ना उतनी महंगी वो बिकती है. मोर द एज्ड द वाइन इज, जितने साल उसको बनाकर हुए होंगे ना, जितना ज्यादा फर्मेंटेशन वाइन का होगा उतनी ज्यादा वैल्यू में वो बिकती है. गॉट इट? हजार क्या कहते हैं उसको, लीटर के लीकर के बैरल्स बनाकर लोग रखते हैं. 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल. ओके, जितनी ज्यादा उसके ऊपर से टाइम गुजरता है ना उतनी ज्यादा उसको क्या कहते हैं, उसको फर्मेंटेशन होता है, उतनी महंगी वो बिकती है.
आया समझ में? तो भैया ये बनाने के लिए हमको इतना टाइम लगता है, तो उतने टाइम के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है ये कुछ हजारों में बिकेगा। अब एक बात बताओ, महंगा क्या है, वाइन या चिवड़ा? कभी देख लेना यूट्यूब पे, देर आर वेरियस नंबर ऑफ वीडियोज अवेलेबल, हाउ द liquor is fermented. Okay, how the liquor or wine is fermented. ये वीडियो देख लेना। महंगा क्या है, वाइन या चिवड़ा? एग्जैक्टली, वाइन क्यों महंगी है, इतनी महंगी? जो ब्रांडेड वाइन है वो इतनी महंगी आती है बेटा कि लोग उसको कलेक्शन में रखते हैं। देयर इज अ अंकल नोन, ओके, टू मी, वो अंकल ना कलेक्शन में रखते हैं वाइन उनके। ओके, उनके पास बहुत एज्ड वाइन्स रहती है, एंड ही गिफ्ट्स टू हिज फ्रेंड्स। अगर कोई एनिवर्सरी है, अगर किसी के घर पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे ओकेजन्स पे ही गिव्स द वाइन, ओके, टू द फॉर द फैमिली। हमारे यहाँ पे तो बहुत बुरा माना जाता है एक्चुअली, बट ही फॉरेन कल्चर्स में ऐसा सब कुछ चलता है। ही इज फ्रॉम अब्रॉड, दैट्स व्हाई ही डू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो प्रोडक्शन साइकिल, अगर प्रोडक्शन साइकिल की हम बात करें तो वाइन बनाने के लिए एक लंबा प्रोडक्शन साइकिल लगता है। वही हमारा चिवड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ एक दिन में क्या एक घंटे में बन जाता है, अगर पूरा सामान हमने ला कर रखा होगा तो। ओके, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल आपका लंबा होगा, जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन साइकिल लंबा होगा, उतनी ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। आया समझ में? जितना लंबा आपका प्रोडक्शन साइकिल होगा, उतनी ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और जितना छोटा सा आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होगा, उतना छोटा सा आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेट्स मूव अहेड। पॉइंट नंबर 5, दैट इज बिजनेस साइकिल। व्हेन देयर इज अ अपवर्ड स्विंग इन द इकोनॉमी, अपवर्ड स्विंग मतलब झूला ऊपर जा रहा है। आया समझ में? आप लोग सब झूले पे बैठे होंगे, झूला ऊपर नीचे आते जाते रहता है, तब हमको झूलने में बड़ा मजा आता है, बड़े आनंद आता है। सावन के झूले बैठे हो आप लोग? हमारे यहाँ पे आता है ना, रानी सती धाम में झूले लगते हैं सावन के। ओके, हाँ, लड़कियों को तो बहुत फेवरेट है स्विंग, गर्ल्स लाइक टू स्विंग, यू नो। सो जिस तरीके से व्हेन देयर इज अ अपवर्ड स्विंग इन द इकोनॉमी, सेल्स विद इंक्रीज। अगर इकोनॉमी में बूम चल रहा है, अगर इकोनॉमी में तेजी चल रही है, तो बेटा हमारा सेल्स भी बढ़ेगा। लोगों के पास बहुत बदबद पैसा आ रहा है, लोगों को इस सोर्स से पैसा, उस सोर्स से पैसा, उस सोर्स से पैसा आ रहा है, तो लोग क्यों ना खरीदे टीवी, रेफ्रिजरेटर, टू व्हीलर। लोग फॉरेन जाएंगे, फॉरेन टूर करके आएंगे। अगर हमारी इकोनॉमी में बेटा बहुत आगे चल रही है, बहुत ज्यादा बूम चल रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, हमारे टीवी, लैपटॉप्स, दैट मोबाइल फोन सब कुछ बिक रहा है, तो हमारा सेल्स बढ़ेगा। दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो हमको पता है कि भाई अब आगे आने वाली इकोनॉमी में बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है, ये जो हमने बनाकर यूनिट्स रखे हैं ये पटापट बिकने वाले हैं, तो हमको अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, हमको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बेटा यही चांस होता है पैसा कमाने का, यही चांस होता है पैसा कमाने का। जैसे दिवाली के टाइम पे आपको सब पूरा ये जो होता है दिवाली के फरार के आइटम, उसके स्टॉल जगह जगह पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं जगह जगह पे? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब। आया समझ में? उसके बाद लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, ओकेजनली खाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। ओके, समर्स के टाइम पे आपको गन्ने की जूस वाले यहाँ वहां मिलेंगे। ओके, सिटी में बहुत सारे गन्ने के जूस वाले घूमते हैं उसी पीरियड में, समर पीरियड में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई समर पीरियड में लोग आकर पसंद करते हैं पीना गन्ने का जूस। बस जस्ट लाइक दैट, जब आपका चांस होता है बेटा, चांस पे डांस करते हैं लोग। जब अपवर्ड स्विंग होता है इकोनॉमी में, तब सेल्स हमारा बढ़ता है, और दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तब हमको स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दिस एक्ट विल रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल। इस एक्ट के लिए, ये ज्यादा प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं, उस ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। मोर द मैन्युफैक्चरिंग
वॉल्यूम इज मोर द वर्किंग कैपिटल इज नीडेड ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड। जब ये झूला नीचे आता है, नीचे की ओर आता है, उसको रिसेशन, एक होता है बूम, एक होता है रिसेशन। जब ये झूला नीचे आता है ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड, सेल्स विल डिक्लाइन एंड कंसिक्वेंटली द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्रीज। अब ये कोरोना काल की वजह से जो जागतिक मंदी चल रही है, ये मंदी के चक्कर में लोगों को अपने रोजगार का भी परेशानी है, भाई मेरा रोजगार टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार हो चुके हैं कॉज ऑफ रिसेशन इन द इकोनॉमी। तो भैया कोई खरीदेगा क्या? जेब में पैसा नहीं, खरीदेगा क्या कोई टीवी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा? अरे बेटा पैसे नहीं है, रोजगार जा चुका है। ऐसे हालात में कोई टीवी, रेफ्रिजरेटर, टू व्हीलर खरीदेगा क्या? वो बताओ बच्चों, सीधी सी बात है। जब बूम है तब लोग खरीदेंगे, जब लोगों के जेब में पैसा ही चाहिए, लोग कहां से खरीदेंगे? तो भैया हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी इस पीरियड में उतनी नहीं पड़ेगी। सो द टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस, उधारी, क्रेडिट टर्म्स बोले तो उधारी आया समझ में, लिखो वहां पे उधारी, ठीक है। इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस आर फेवरेबल एंड द टर्म्स ऑफ सेल आर लेस, देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस। अगर कोई आपको सामान बेच रहा है, बेटा जी किसी से आपने सामान खरीदा, आज ही खरीदा, आज ही आपने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे सामने वाले से। कितने खरीदे? 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे सामने वाले से, और उसने आपको बोला बहन बाद में पैसे दिए तो भी चलता, 3 महीने का आप क्रेडिट पीरियड ले लो। ओके, उसने मुझे बोला 1 लाख के गुड्स मैंने उससे खरीद लिए, उसने मुझे बोला, मैंने वाउचर पे साइन कर दिया, उसने मुझे बोला बहन 3 महीने बाद भी आपने पेमेंट किया तो चलेगा, अपने को कोई घाई नहीं है, आप घर के जैसे अपने संबंध है, 3 महीने का आप क्रेडिट पीरियड ले लो। तो मुझे क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस कैसे मिले? फेवरेबल। कैसे मिले? फेवरेबल। भाई वो भी राजी, मैं भी राजी, 3 महीने बाद उसको पेमेंट करना है। लेकिन द टर्म्स ऑफ सेल्स आर लेस, द टर्म्स ऑफ सेल्स आर लेस। यही 1 लाख के गुड्स मैंने सामने वाले से खरीदे, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड मुझे मिला, और यही गुड्स मैंने सामने वाले को बेचे। मैंने बोला भैया ये गुड्स है ना, ये आप लेके जा रहे हो, लेकिन मेरे को 15 दिन में पेमेंट चाहिए। इंस्टॉलमेंट नहीं, पूरा लमसम अमाउंट होना, 1 लाख रुपए मेरे को 15 दिन के अंदर लगेंगे। सामने वाला बोलता है हाउ, मिल जाएंगे। तो ये 15 दिन में मुझे 1 लाख रुपए दे देगा, ये 15 दिन में मुझे 1 लाख रुपए दे देगा, लेकिन मुझे इसको पेमेंट करने के लिए 3 महीने बाकी है। तो ये बचे हुए पीरियड में, ये 3 महीने और ये 15 दिन, तो ये बचे हुए 2.5 महीने में ये पैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए। यस और नो बोलो। ये बचे हुए 2.5 महीने जो है, सामने वाले से मैंने गुड्स खरीदे 3 महीने की मोहलत पे, सामने वाले को मैंने गुड्स बेचे 15 दिन की मोहलत पर, 15 दिन में इसने मुझे 1 लाख रुपए वापस कर दिए, लेकिन इसको मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करना है। तो मेरे पास में 2.5 महीना पूरा बचता है, तो ये 2.5 महीने में मैं ये पैसे यूटिलाइज करूंगा किसी और पर्पज के लिए। यस और नो? ओके, मेरी तो मौज हो जाएंगी भैया, क्योंकि इसको 3 महीने बाद देना है, इसने पेमेंट लाकर दे दिया, तो भैया इस पैसों को मैं किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज करूंगी, और जैसे ही इसका टाइम पीरियड खत्म होते आएगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगी। तो ऐसे जब सिचुएशन होती है कि आपकी परचेज की टर्म्स जो होती है वो फेवरेबल होती है, और सेल्स की टर्म्स जो होती है वो कम होती है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस, क्योंकि ये जो कैश घूम रहा है ना, ये फटाफट आपके पास आ रहा है। आपका जिससे आप खरीद रहे हो वो आपको लंबा टाइम दे रहा है, जिससे आप खरीद रहे हो वो आपको लंबा टाइम दे रहा है, और जिसको आप बेच रहे हो उसको बोल रहा है पटकन पेमेंट करना भैया। तो आपके पास कैश खेलते रहती है, तो आपके पास कैश अवेलेबल होती है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास पैसा ऑलरेडी अवेलेबल होता है। Thus, working capital requirement will be reduced. A firm gets more time for the payment to suppliers. The firm which enjoys more credit facility needs less working capital. On the other hand, if firm does not get proper credit for purchases and adopts an liberal credit policy for sales, requires more working capital. Requires
मोर वर्किंग कैपिटल। मैं कुछ ऐसा बिजनेस करती हूँ जिसमें बेटा पैसा लॉक होता है। सामने वाला मुझे गुड्स बेचता है 3 महीने की मोहलत पे, सामने वाला मुझे गुड्स बेचता है 3 महीने की मोहलत पे, और मैं उसको बेच देती हूँ उधारी पे, और सामने वाला मुझे 4 महीने के बाद पेमेंट करने वाला है, तो महीना भर के लिए मेरे तो लाले पड़ गए, मेरे पास तो कैश क्रंच जनरेट हो गया। यस और नो बोलो। नहीं, उसके ऊपर ब्याज नहीं लगता। अगर 3 महीने के बाद में पे करूंगी उसको तो वो ब्याज देगा। आ समझ में? 3 महीने तक वो 1 रुपया भी नहीं लेता। सामने वाला मुझे क्रेडिट पीरियड दे रहा है 3 महीने। ये जो मेरा सेलर है ना, सेलर जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, बेटा पैसे लॉक होते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन में पैसा लॉक हो जाता है, गुड्स लॉक हो जाता है। ओके, वैशाली से मैंने गुड्स खरीदे, वैशाली से मैंने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के पूरे, वैशाली से मैंने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के पूरे। वैशाली ने मुझे कहा मैम आप 3 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देना, लेकिन प्रॉम्प्ट 3 महीने, अगर 3 महीने के बाद आप पेमेंट करते हो तो मैं आपसे ब्याज लूंगी 3%, 1 लाख पे 3% ब्याज लूंगी अगर आप 3 महीने के बाद डिले करते हो पेमेंट में। मैंने बोला ठीक है वैशाली। मैंने वैशाली से 1 लाख के गुड्स खरीदे, और यही वैशाली से खरीदे हुए गुड्स रोहित को बेचे, रोहित को बेचे। रोहित ने मुझे बोला मैम मैं खरीद तो रहा हूँ लेकिन मुझे 4 महीने का टाइम पीरियड चाहिए ये पैसे वापस करने के लिए। वैशाली से मैंने क्रेडिट पीरियड लिया 3 महीने, रोहित को बेचा तो रोहित ने मेरे से लिए उधारी में 4 महीने के। तो ये जो महीने का गैप है उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये जो महीने भर का गैप है उसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्योंकि 1 महीने में तो मुझे बहुत सारे जमाने भर के काम रहते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है? लिक्विडिटी क्राइसिस, लिक्विडिटी क्राइसिस, वर्किंग कैपिटल क्राइसिस अराइज होता है, जिसको पूरा करने के लिए मैं लोन लेती हूँ। आया समझ में? जिसको पूरा करने के लिए मैं लोन लेती हूँ, काय पे लोन लेती हूँ? उसको बोला जाता है सीसीओडी। उसको नॉर्मली बोला जाता है, ये जो महीने भर का गैप आ रहा है बीच में, उसको पूरा करने के लिए मैं ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट लिमिट बैंक से सैंक्शन करवा कर लेती हूँ, सो दैट मेरा ये जो फ्लो है ये चलता रहे। 4 महीने बाद मुझे रोहित पेमेंट कर देगा, लेकिन मैं पहले ही वैशाली की पेमेंट उसको कर दूंगी, और जब रोहित की पेमेंट आएगी मैं किसी और चीज में यूटिलाइज कर दूंगी। ऐसा पूरा ये साइकिल चलते रहता है, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। ओके गाइज, इतना क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? अरे किसी को कुछ पूछना है क्या टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल तक? ओके, लेट्स मूव। सीसीओडी का फुल फॉर्म है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट लिमिट। रोहित कुमार। आगे बढ़ते। क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट बोले तो उधारी। ओके, उधारी कंट्रोल करनी पड़ती है, नहीं तो बेटा लोग चूना लगा के चले जाते हैं। आया समझ में? आपने किसी को उधारी दी है, किसी से उधार में गुड्स खरीदे हैं, तो दोनों को आपको बैलेंस कर कर चलना पड़ता है बिजनेस में। खरीदा उधारी में तो भी बैलेंस करना पड़ता है, बेचा उधारी में तो भी बैलेंस करना पड़ता है। Credit control includes all the factors such as volume of sales credit, the terms of credit sales, the collection policy, etc. If क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, अगर आपकी उधारी वाली पॉलिसी बहुत अच्छी होगी ना, तो इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। कैश फ्लो मेंटेन होता है, वही हमारे जो गल्ला है ना, गल्ला उसमें रोकड़ आती जाती रहती है और बचते रहती है। इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, वही धंधे वाला एकदम चैन से बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, जब देना है दे, जब लेना है ले। ओके, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर कलेक्शन ऑफ फंड्स, इट कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट। बेटा पैसा जब बिजनेसमैन का ही ध्यान नहीं, बिजनेसमैन ही बैलेंस नहीं कर सकता, क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल अगर बिजनेसमैन मैनेज नहीं कर सकता तो बेटा लोग उसके पैसे डुबोते हैं। It increases the possibility of bad debt. Then again, point number 8, growth and expansion activities. The working capital requirement of a firm will increase the growth of firm. The growth of firm in terms of sales or even fixed assets. A growing company needs funds continuously to support large scale operation. बेटा शुरुआत जब की थी ना, शुरुआत में आपको वर्किंग कैपिटल जितना लगा आपने ले लिया, लेकिन अब आप कर रहे हो बेटा ग्रोथ।
अब आप कर रहे हो 1000 से 2000, 5000, 10,000, 15,000, 25,000 किलो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो भैया आपको क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन एक्टिविटीज में आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत और पड़ेगी। 9th पॉइंट, मैनेजमेंट एबिलिटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंटरी कॉल्स फॉर हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा लॉकडाउन के पीरियड में हमको सारे के सारे सप्लाईज अवेलेबल रहे, आया समझ में। लॉकडाउन के पीरियड में 8 महीने जब प्रोडक्शन बंद था, हमको टूथपेस्ट भी मिल रही थी, नहाने का साबुन भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। क्यों? सब कुछ प्रॉपरली अवेलेबल था। क्यों? लॉकडाउन के पीरियड में मैं जितनी भी बार दुकान में गई और मैंने एक पर्टिकुलर चीज मांगी, वो अवेलेबल थी। ये अवेलेबिलिटी मेंटेन करना क्यों पॉसिबल हुआ, बताओ। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने स्टॉक मेंटेन करके रखा था। ये जो मेरा पूरी चेन है ना, सप्लाई चेन मैनेज होती है मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर। ये जो पूरी सप्लाई चेन है, प्रोडक्शन करने वाला मैन्युफैक्चरर, मैं बेचता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है भैया होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को। तो स्टॉक मेंटेन कौन करता है? जो फैक्ट्री से सीधा खरीदता है। फैक्ट्री से सीधा कौन खरीदता है? डिस्ट्रीब्यूटर। तो भैया डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टॉक मेंटेन करके रखा था, जिस वजह से हम सबको वो सारी चीजें, बेटा बिस्किट के पैकेट की तक किल्लत नहीं हुई। मैं जितनी भी बार गई, मेरे जो फेवरेट बिस्किट है, मैंने उसका पैकेट उससे मांगा, वो अवेलेबल था, हालांकि प्रोडक्शन बंद था। आया समझ में? ये मैनेजमेंट पॉसिबल हुआ क्यों? कॉज ऑफ हेवी इन्वेंट्री कॉल्स। ओके, कॉज ऑफ हेवी इन्वेंट्री कॉल्स, उन्होंने अपना स्टॉक मेंटेन किया था, इन्वेंट्री मेंटेन की थी डिस्ट्रीब्यूटर ने, जिस वजह से सब कुछ सप्लाई काफी अच्छे से हो पाया। दैट इज व्हाई वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ business and as well as stock. External factors: if the financial institutions and banks provide funds to the firm as and when required, the need of working capital is reduced. अगर बैंक समय समय पर सहारा दे, सपोर्ट देवे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, जब भी उनको किल्लत है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, कैश क्रंच है, इस टाइम पे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, एनबीएफसी सहारा दे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उनकी वर्किंग कैपिटल जो भी जरूरत है उसको कम करते आता है। 11. Seasonal fluctuations. The demand of products may be seasonal in nature. During certain season, the size of working capital may be bigger than in another period. रसना का नाम सुना है? रसना, I love you रसना, सुना है नाम? अरे रसना का नाम सुना है? रसना। Have you guys heard about rasna? Have you guys drank rasna कभी? बेटा ये मेरा फेवरेट ड्रिंक था व्हेन आई वाज यंग वन। ओके, तो रसना सबसे ज्यादा खपत उसकी कब होती है? समर टाइम्स में। रसना अपन 12 मंथ्स पे पीते हैं क्या? अरे 12वें महीने अपन पी सकते हैं क्या रसना? नहीं, सबसे ज्यादा रसना पिया जाता है समर टाइम में। तो समर टाइम में उसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो फरवरी से उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। फरवरी से उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम उसको कंज्यूम करते हैं। सितंबर के बाद रसना की हमको उतनी जरूरत नहीं पड़ती। आया समझ में? आया समझ में? यस एग्जैक्टली। तो सीजनल फ्लक्चुएशंस, जब उसकी मोती साबन, मोती साबन भी हम सीजनल इस्तेमाल करते हैं। दिवाली के टाइम पे मोती साबुन की ऐड आती है, उठा उठा सकाळ झाली, मोती स्नानाची वेळ झाली। ओके, तभी मोती साबन हम 2 महीने पहले मैन्युफैक्चर करते हैं और बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हैं। तो सीजनल फ्लक्चुएशंस भी आता है। आया समझ में? ओके गाइस, इज इट क्लियर? बोलो। ओके, ये नीचे वाला पोर्शन काट देना, पेज नंबर
7 आपको पूरा काटना है। डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। पेज नंबर 7 पूरा तरीके से कट है। मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कट डाउन है, उसको भैया काट देना। जो भी बच्चे अप्रैल 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनको उतना पार्ट काट देना है। और ऑब्जेक्टिव्स एंड ये जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये आपको सेल्फ करना है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप। ओके गाइज, फॉर टुडे द लेक्चर इज ओवर, आई एम साइनिंग ऑफ। हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 से हम कल से शुरुआत करेंगे, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसका बहुत कुछ मैं चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड कर चुकी हूँ, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे इनटू द चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड आई एम स्नेहा गायकवाड़, आई एम साइनिंग